हेलो एस्पिरेंट्स, आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 62। आज अपन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे करंट अफेयर्स के लिए यूपीएससी 2026 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का। आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम। देखो ये एक नासा का प्रोग्राम है। नासा ने इसमें टारगेट लिया है कि हम कुछ लोगों को मून पे भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कुछ दिन वहां पर रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे मून पे रह के। ये नासा ने सोचा है कि वो ऐसा करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम रखा है आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स, इतना मुश्किल प्रोग्राम है कि नासा ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आर्टेमिस 1, 2, 3, 4। आर्टेमिस 1 तो 2022 में सक्सेसफुली अपना काम कर चुका है। अब आर्टेमिस 2 2026 में जाएगा, आर्टेमिस 3 2027 में जाएगा, आर्टेमिस 4 2028 में जाएगा। देखो आर्टेमिस 1 में क्या देखो इन्होंने 4 जनों का क्रू बनाया है कि 4 जनों को हम मून पे भेजेंगे। पहले भी ये लोगों को भेज चुके हैं 50 साल पहले। ठीक है। आर्टेमिस 1 में तो इन्होंने बोला था कि स्पेस शटल जाएगा स्पेस में और वहां से चक्कर वक्कर काट के वापस आ जाएगा। इसमें आर्टेमिस 1 में इन्होंने किसी भी इंसान को नहीं भेजा था स्पेस में। ठीक है, सिर्फ स्पेसक्राफ्ट गया था और वो स्पेस में जाके आ गया था। मतलब स्पेसक्राफ्ट वगैरह चेक करने के लिए इन्होंने ये करा था। फिर आर्टेमिस 2 में ये क्या करेंगे, ये क्रूड मिशन होगा। मतलब स्पेसक्राफ्ट में बैठ के लोग जाएंगे और चांद का चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे, टेस्ट करने के लिए कि स्पेसक्राफ्ट 100% सही काम कर रहा है। जो एनवायरमेंट सपोर्ट सिस्टम है स्पेसक्राफ्ट का वो सही काम कर रहा है। सब कुछ मतलब लोग ट्रेंड है, प्रैक्टिस हो जाएगी लोगों की। ठीक है। फिर आर्टेमिस 3 जो 2027 में जाएगा उसमें भी लोग जाएंगे और वो स्पेसक्राफ्ट जाएगा चांद के सरफेस तक। वहां पे डॉक वॉक भी होगा, मतलब चांद से अटैच हो जाएगा, ऐसे करेंगे। फिर वो वापस आ जाएंगे, चांद पे उतरेंगे नहीं है आर्टेमिस 3 में भी। इससे स्पेसक्राफ्ट वगैरह की टेस्टिंग हो जाएगी, स्पेस सूट की टेस्टिंग हो जाएगी, डॉकिंग लैंडिंग की सब टेस्ट हो जाएगा। फिर ये 2028 आर्टेमिस 4 में फाइनली चांद पे उतरेंगे। चांद के साउथ पोल पे ये लैंड करेंगे। फिर ये लैंड करके क्या करेंगे, ये लैंड करके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और कुछ दिन वहां रह के रिसर्च करेंगे। तो देखो कितना मुश्किल प्रोग्राम चल रहा है। अभी भी ये 4 स्टेप्स में कर रहे हैं और ये पहले 50 साल पहले क्लेम करते हैं कि हम जा चुके हैं। ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। The Artemis program is NASA's flagship human space flight initiative aimed at returning astronauts to the moon and establishing a sustainable long-term presence. Long-term presence मतलब कुछ दिन ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि वहां जाके बस ही गए। पर इनका टारगेट ही ये है कि यहाँ पे हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना चांद पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, तो हम मार्स पे भी जाके डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और लूनर रेलवे वगैरह भी बनाने की बातें हो रही है कि चांद पे हम रेलवे लाइन बिछा देंगे जिससे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सामान जाएगा। ये सब बातें चलती रहती हैं। ठीक है। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Artemis seeks to land the first woman and next man on the moon, develop lunar infrastructure, test the deep space technologies and prepare for eventual human missions to Mars. ये ना पहली बार देखो वुमेन को भी भेजेंगे। वुमेन स्पेस में तो बहुत ज्यादा जा चुकी है पर एकदम लैंडिंग नहीं हुई थी, मतलब मून पे नहीं गई थी। मून पे तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन वगैरह ही गए थे। ठीक है, ये पहली वुमेन जाएगी और इंसान जाएगा, मैन जाएगा दूसरा। और डीप स्पेस टेक्नोलॉजीज टेस्ट हो जाएगी और मार्स मिशन की तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। आर्टेमिस मिशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब देखो आपको चारों पार्ट्स याद रखने हैं, किस पार्ट में क्या हुआ था और क्या ऑब्जेक्टिव था। सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। भाई चांद पे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, तो पूछेंगे आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम के बारे में। तो मिशन के ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए, किसका मिशन है, नासा का ही होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। आर्टेमिस 1 2022 में सक्सेसफुल हो गया। फर्स्ट uncrewed integrated test flight of the space launch system and the Orion spacecraft. जो स्पेसक्राफ्ट जा रहा है उसका नाम क्या है? ओरियन। ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूज हो रहा है आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम पे। ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूज हो रहा है आर्टेमिस लूनर प्रोग्राम पे। ये भी एक सवाल है यूपीएससी का, ठीक है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या था आर्टेमिस 1 का? वैलिडेट डीप स्पेस कैपेबिलिटीज, टेस्ट हीट शील्ड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग री एंट्री एंड डिमॉन्स्ट्रेट मिशन सिस्टम बिफोर क्रूड फ्लाइट्स। देखो डीप स्पेस कैपेबिलिटीज टेस्ट हो रही है ओरियन स्पेसक्राफ्ट की। और क्या टेस्ट कर रहे हैं? हील्ड हीट शील्ड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग री एंट्री। देखो आपने सुना होगा कि स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट आता है, मीटेरॉइड वगैरह आते हैं तो उनमें आग लग जाती है ना कितनी ज्यादा। तभी तो आपको शूटिंग स्टार्स दिखते हैं कि स्पेस से कोई आ रहा था तो एटमॉस्फेयर की वजह से आग लग गई। तो ये जो टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जल ना जाए आते टाइम, री एंट्री जब अर्थ में हो रही हो एटमॉस्फेयर में तभी जल ना जाए। तो ये सब टेस्ट हो रहा है। ठीक है। तो क्रूड फ्लाइट मिशन मतलब लोगों के जाने से पहले एक बार टेस्ट हो रहा है ये व्हीकल। तो ये था आर्टेमिस 1, समझ लेना, याद रखना क्या है। आर्टेमिस 2
अभी मार्च 2026 में ही कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्रूड आर्टेमिस मिशन है टू ट्रैवल अराउंड द मून सिंस द अपोलो प्रोग्राम एरा। Conduct a lunar flyby mission to test life support system, crew operations and spacecraft performance in deep space। ये लूनर फ्लाई बाय है कि ये चांद का चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। तो इसमें टेस्ट हो जाएगा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम सही चल रहा है ना, ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है ना क्रू को। यहाँ पे क्रू की भी ट्रेनिंग हो जाएगी, स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस भी देख लेंगे डीप स्पेस में। ठीक है, ये फर्स्ट क्रूड है। अभी तक देखो अपोलो मिशन के बाद जो जो गया था ना, वो चांद तक नहीं गए थे लोग, वो चांद से बहुत दूर ही थे। तो ये पहली बार चांद का चक्कर लगाने जा रहे हैं लोग अपोलो मिशन के बाद, ये बात भी याद रखना। अपोलो इतने साल से चक्कर क्यों नहीं लगाए थे, यही तो कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी में अपने को पढ़ना नहीं है। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव याद रखना है, अभी हो रहा है, पेपर के टाइम पे ही हो रहा है, तो याद रखना है। आर्टेमिस 3 क्रूड, ये 2027 में होगा। क्रूड मिशन इन्वॉल्विंग रेडेंजस एंड डॉकिंग विद अ कमर्शियल ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम इन लूनर ऑर्बिट। देखो इसमें लैंड भी हो जाएंगे, डॉक भी हो जाएंगे मून पे, पर उतरेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी चेक कर रहे हैं ना कि भाई डॉकिंग हो पा रही है, स्पेस सूट सही काम कर रहे हैं, लैंडिंग सिस्टम सही काम कर रहा है। तो अभी लैंड तो हो जाएंगे मून पे, पर उतरेंगे नहीं स्पेसक्राफ्ट से, याद रखना। लैंड तो आर्टेमिस 3 में हो जाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, डॉकिंग, स्पेस सूट्स, लैंडिंग सिस्टम्स एंड प्रिपेयर फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन लैंडिंग मिशंस। स्पेसक्राफ्ट लैंड हो जाएगा पर इंसान नहीं उतरेगा आर्टेमिस 3 में भी, ये भी याद रखना है आपको। आर्टेमिस 4 ये 2028 में होगा। मिशन सपोर्टिंग लूनर सरफेस ऑपरेशंस एंड असेंबली ऑफ द लूनर गेटवे, मतलब यहाँ पे उतरेंगे 2028 में लोग उतरेंगे या चांद पे, याद रखना। या आर्टेमिस 4 में जाके लैंडिंग होगी ह्यूमंस की मून पे, मून वॉक होगा। ऑब्जेक्टिव, डिलीवर द इंटरनेशनल हैबिटेशन मॉड्यूल, आई हैव, ये भी एक सवाल है यूपीएससी का। आई हैव क्या है, आई हैव इंटरनेशनल हैबिटेशन मॉड्यूल है। चांद पे कहीं रहेगा ना क्रू, तो आई हैव में रहेगा। आई हैव क्या है, एक इंटरनेशनल हैबिटेशन मॉड्यूल है, ये चांद पे रहेंगे लोग, याद रखना। टू गेटवे एंड लैंड द 4-person क्रू नियर द मून साउथ पोल। आर्टेमिस मिशन कहाँ लैंड होगा, मून पे, साउथ पोल पे। आर्टेमिस मिशन कहाँ लैंड होगा, मून पे, साउथ पोल पे। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ सस्टेन्ड लूनर एक्सप्लोरेशन। देखो आपको हर आर्टेमिस याद रखना है, क्या है, क्या काम करेगा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से साल में जा रहा है, यही पूछेगा यूपीएससी। आर्टेमिस 1 2 3 4 कौन से साल में गया, कौन से के क्या फंक्शंस है, कौन से के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, यहीं से सवाल बनेगा। ये है वो आपका ओरियन स्पेसक्राफ्ट, इसमें जाएंगे मून पे। ठीक है, देख लो कितना अच्छा लग रहा है। उमियम लेक, देखो उमियम लेक ना मेघालय की एक लेक है। मेघालय में रिवर्स बहुत हैं, झरने बहुत हैं, पर मेघालय में ना बड़ी लेक्स बहुत कम हैं। इसलिए 1965 में ना एक प्रोजेक्ट चला था, उमियम उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में ही एक मैन मेड रिजर्वायर बनाया गया था, बहुत बड़ा मैन मेड रिजर्वायर बनाया गया था शिलोंग के पास। इसको ये लोग बड़ा पानी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ये साइज में, इसलिए बड़ा पानी भी कहा जाता है इसको। ये प्रोजेक्ट ना बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट था। आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ये प्रोजेक्ट चलाया था, क्योंकि उस टाइम पे आसाम में ही आता था मेघालय। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेघालय कौन से ईयर में बना था। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट चला था ये आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने चलाया था। साथ ही साथ इसमें इंडियन गवर्नमेंट तो थी ही, इसके साथ कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी भी थी। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि उमियम लेक के डेवलपमेंट में कनाडा का भी रोल था, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का भी रोल था। तो सवाल ऐसा भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी लेक के डेवलपमेंट में कनाडा का रोल था, कैनेडियन एजेंसी का रोल था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था कि एक डैम बनाएंगे उमियम रिवर पे। उमियम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है उमियम रिवर। तो आपको ये भी याद रखना है कि उमियम रिवर कौन से स्टेट में बहती है, मेघालय और आसाम में बहती है। उमियम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको याद रखना है। उमियम लेक अब तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। लेक के बीच में इन्होंने आइलैंड भी बना दिया है, वो आइलैंड काफी सारे रिजॉर्ट्स वगैरह भी खोल दिए हैं। तो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गई है उमियम लेक। एक बार रीड कर लेते हैं। उमियम लेक, also known as Barapani Lake, is a man-made reservoir in the state of Meghalaya, 15 kilometers north of Shillong, the capital of Meghalaya. It is encircled by the lush green East Khasi Hills.
देखो गारो, खासी, जयंतिया, तीन टाइप के हिल्स हैं मेघालय में। तो गारो खासी जयंतिया में से ईस्ट खासी खासी हिल्स के ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है उमियम लेक। इट was created in 1965 as part of the Umiam Umtru hydroelectric power project, which was the first hydroelectric project in northeast India. ये उमियम उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये बात भी रखनी है याद। The project was initiated by the Assam State Electricity Board with the assistance of the Government of India and the Canadian International Development Agency. The project involved the construction of a dam across the Umiam River, which is a tributary of the Brahmaputra River. इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है आपको? उमियम लेक कौन से स्टेट में है? मेघालय में है। उमियम लेक गारो खासी जयंतिया कौन से हिल्स में पड़ती है? ईस्ट खासी हिल्स में पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा था? उमियम उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ही था। उमियम लेक नेचुरल लेक है या मैन मेड लेक है? मैन मेड लेक है उमियम लेक, ये बात भी बहुत जरूरी है, याद रखनी है। उमियम लेक उमियम रिवर पे पड़ती है, और उमियम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी सवाल आ सकता है यूपीएससी में। उमियम रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ये भी रखना है आपको याद। और ऐसा भी सवाल बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वॉज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ कनाडा। फिर ये पूछ लेंगे विच ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। उसमें उमियम उमट्रू प्रोजेक्ट है, याद रखना है आपको। ये सारे सवाल है उमियम लेक से जो बन सकते हैं। सोर्स ऑफ वाटर, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू स्ट्रीम्स उमक्रा एंड उमश्रपी forms the Waroro stream in the northwest of the town and joins river Umiam, the main source of water for the lake. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उमियम लेक पे उमियम रिवर पे उमियम लेक है, इतना याद रखना सफिशिएंट है। The principal catchment area of the lake and dam is spread over 220 square kilometer, which includes Shillong and its adjoining areas. देखो उमियम एक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो उमियम लेक पे एक उमियम डैम भी होगा, तभी तो बिजली बनेगी, तो ये भी याद रखना है। उमियम डैम कौन से स्टेट में है? मेघालय में है, ठीक है। इट इज अ पॉपुलर वेन्यू फॉर द वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर फैसिलिटीज। देखो इसको ना टूरिस्ट हब बना रही है सरकार यहाँ की। एक लुम पोंग डेंग आइलैंड भी बनाया गया है इस लेक के बीचों बीच में, जहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट वगैरह बनेंगे, वाटर एक्टिविटीज होंगी, एडवेंचर फैसिलिटीज होंगी, ठीक है। अब अगर यूपीएससी ये सवाल पूछ ले, लुम पोंग डेंग आइलैंड कौन सी लेक पे है, तो उमियम लेक पे है ये लुम पोंग डेंग आइलैंड। क्योंकि अभी काफी सारे कंट्रोवर्शियल में हो गया था, इकोलॉजिकल जोन में आइलैंड बना रहे हैं वगैरह वगैरह लेकर, ठीक है, तो याद रख लेना। और उमियम लेक एक रामसर साइट नहीं है, ये बात रखनी है याद। उमियम लेक एक रामसर साइट नहीं है, ये बात रखनी है याद। उमियम लेक एक रामसर साइट नहीं है। देखो 100 के आसपास रामसर साइट हो गई है इंडिया में, कौन सी रामसर साइट नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखना, ठीक है। एक्सरसाइज वायु शक्ति 26। देखो ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ना, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और जैसे काफी सारी एक्सरसाइज में अपन देखते हैं कि अपनी डिफेंस फोर्सेस किसी और देश की डिफेंस फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज कर रही होती हैं, पर ये जो एक्सरसाइज वायु शक्ति है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही एक्सरसाइज कर रही होती है। ये एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ इंडियन एयरफोर्स आपस में ही ट्रेन हो रही होती है। मतलब ये बैटलफील्ड एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ना वेस्टर्न और सदर्न कमांड ज्यादा एक्टिव रहती हैं। ये जो एक्सरसाइज वायु शक्ति है, ये 1954 से ही स्टार्ट कर दी गई थी। कब से स्टार्ट कर दी गई थी? 1954 से ही। ये एक ट्राइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि हर 3 साल में होती है, ऐसा सोचा गया था। पर जरूरतों को देखते हुए इसको कभी 2 साल में भी कर लेते हैं, कभी 4 साल में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो याद रखना कि ये ट्राइनियल एक्सरसाइज है, पर इसमें 3 साल का ही स्पेसिफिक गैप हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। जो 2026 की एक्सरसाइज वायु शक्ति हुई थी ना, ये जैसलमेर में हुई थी। तो काफी सारे पैमाने लगाए जा रहे थे कि एक्सरसाइज वायु शक्ति थोड़ा जल्दी हो रही है, 2024 में ही हुई थी तो 27 में होनी चाहिए, 26 में ही हो रही है, 1 साल जल्दी हो रही है, और वो भी पाकिस्तान के फ्रंट के पास हो रही है। तो कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो नहीं है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में हो गई थी, तो ये बात रखनी है आपको याद। एक बार रीड कर लेते हैं। देखो इसमें तो इंडियन एयरफोर्स की हर यूनिट ही भाग लेती है, हर टाइप के एयरक्राफ्ट इसमें पार्ट लेते हैं, हेलीकॉप्टर्स इसमें पार्ट लेते हैं, ड्रोन सिस्टम्स इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। एडवांस सिस्टम जैसे आकाश हो गया, मिसाइल वगैरह, ये भी पार्ट लेते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं।
Exercise Vayu Shakti is a major air combat drill of the Indian Air Force demonstrating its offensive, defensive and multi-domain operational capabilities in a realistic battlefield environment. Frequency started in 1954 is a triennial exercise, once every 3 years with some gaps. The last edition was exercise Vayu Shakti 2024. Vayu Shakti 2026 का वेन्यू था जैसलमेर. Participants over 100 aircrafts from Western and Southern Air Commands will participate, including Rafale, Sukhoi 30, Tejas, Mirage, MiG, Jaguar, Hawk, Apache, Chinook. देखो ये रफेल, सुखोई, तेजस, मिराज, मिग ये तो फाइटर जेट्स हैं. जैगुआर, हॉक, अपाचे, चिनूक ये हेलीकॉप्टर्स हैं. ठीक है, ये अंतर याद रखना कि कौन क्या है. और एडवांस सिस्टम भी शामिल हुए थे इसमें, जैसे आकाश, स्पाइडेयर, SRLMs एंड काउंटर यूएस ये भी डिप्लॉय हुए थे इस एक्सरसाइज में. देखो यूएस क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड एरियल सिस्टम्स ऐसे होते हैं इनके कि जो भी ऐसे घूम रहे होंगे ना हवा में उनको उड़ा देंगे ये, तो ये सब होते हैं. ठीक है, इसका फोकस एरिया था द ड्रिल विल स्टिमुलेट वॉर टाइम कंडीशंस विद रियल टाइम मॉनिटरिंग थ्रू द इंटीग्रल एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स. It will highlight airspace dominance, precision strikes, loitering munitions, drone warfare, network-centric operations. Humanitarian assistance and disaster relief capabilities will also be demonstrated. Significance क्या है? देखो इसका है कि ये वायु शक्ति 2026 reaffirms the Indian Air Force role as India's responder strengths deterrence near the western frontier and showcase indigenous defense capabilities under Atmanirbhar Bharat, reflecting lessons from Operation Sindoor. देखो ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी 26 के एक्सरसाइज को लिंक करा गया है. आत्मनिर्भर भारत की इंडिया में ही बन रहे हैं ये हेलीकॉप्टर, रफेल वगैरह, मतलब कोई प्लेन वगैरह बन रहे हैं उसके बारे में, मिग, मिराज ये सब इंडिया में बन रहे हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे. और इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की है, वायु से आपको पता चल ही रहा होगा. और ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही प्रैक्टिस कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, कोई देश इन्वॉल्व नहीं है वायु शक्ति में. ये याद रखना है, ट्राइनियल एक्सरसाइज है पर कभी भी हो जाती है, 2 साल 4 साल में हो जाती है. वैसे तो 3 ईयर का गैप होना चाहिए ट्राइनियल में, पर ऐसा रखा गया है. तो याद रखना है वायु शक्ति 2026 के बारे में आपको. ये फोटोज वगैरह देख लो वायु शक्ति की, कितनी शानदार एक्सरसाइज हो रही है जैसलमेर में. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. देखो वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये डे मनाया जाता है. क्या हुआ था, देखो 1973 में ना एक कन्वेंशन साइन हुआ था जिसे अपन साइट्स कन्वेंशन कहते हैं. तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइन हुआ था 1973 में. क्योंकि तभी ये लोग समझ गए थे कि देखो वाइल्ड लाइफ की जैसे इलीगल ट्रेडिंग हो रही है ना, तो ऐसे तो वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ ही एक्सटेंट हो जाएगी तो दुनिया ही एक्सटेंट हो जाएगी. इसलिए कन्वेंशन लाए थे 1973 में साइट्स वाला. तो जिस दिन ये कन्वेंशन लाए थे ना, तो उसी दिन को ये 2013 से 2013 से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने लग गए. कब आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? मार्च 3 को आता है. ठीक है, तो मार्च 3 वॉज डिक्लेयर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं थोड़ा. On 20 December 2013, at the 68th session of the United Nations General Assembly, March 3 was declared United Nations World Wildlife Day. 2026 की इसकी थीम क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है. मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड. ये देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इंक्लूड करने का मेरा यही मतलब है क्योंकि 2026 की थीम ही बहुत अजीब सी है ना. अब आपके सामने ये थीम आ जाएगी और आपने पढ़ी नहीं होगी, तो आपका तो मन ही नहीं मानेगा कि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम होगी. आपको तो लगेगा कि ये किसी और डे, अर्थ डे वगैरह ऐसे कुछ की होगी थीम. ठीक है, पर 2026 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड. World Wildlife Day holds significance as the day that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES was signed in 1973. The United Nations General Assembly resolution designated the CITES secretariats as a facilitator for the global observance of this special day for wildlife on the UN calendar. देखो आपको सबसे पहले देखना है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डिक्लेयर किसने करा था. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. ये बोल देंगे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वालों ने करा होगा, ठीक है, पर आपको ऐसे याद रखना है किसने डिक्लेयर करा था. कौन सी डेट को होता है? मार्च 3 एवरी ईयर होता है. और 2026 की थीम एक बार देख लेना, कंफ्यूजिंग है, पेपर में आ जाएगी कि
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी, या ये थीम दे देंगे और बोलेंगे ये कौन से डे की थीम थी। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड से कंफ्यूज मत होना, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी। अब ये थीम क्यों थी, क्योंकि साइट्स को ही अप्रिशिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है ना। तो साइट्स में तो फ्लोरा और फोना दोनों आती है, तो फोना वाले को लेके इन्होंने ये थीम बना दी गई थी। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा पेपर के लिए, ठीक है, याद रखना। और किस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट वाले डे को लेकर मनाया जाता है, साइट्स को लेकर मनाया जाता है, ये बात याद रखना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे देख लो ये कैसा है, मतलब वाइल्ड लाइफ हमें बचानी है वगैरह वगैरह। मैप है लाओस का। देखो लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। लाओस किसी भी समुंदर से टच नहीं होता, ये बात रखनी है याद आपको। लाओस अपनी बॉर्डर बनाता है 5 देशों से। किन देशों से? 5 देशों से। वो 5 देश हैं म्यांमार, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। लाओस के नॉर्थ वेस्ट में आता है म्यांमार, नॉर्थ में आता है चाइना, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आता है वियतनाम, साउथ में आता है कंबोडिया और वेस्ट में आता है थाईलैंड। देखो लाओस की कैपिटल है वियंटियान, कितना एकदम थाईलैंड के पास है ना। ये लाओस का मैप है। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, ये बात याद रखनी है अपने को। अपने इंडिया के काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लाओस में डेवलपमेंट को लेके, इसलिए भी न्यूज में है। लाओस एशिया आसियान का हिस्सा है, ठीक है, मेकोंग रिवर के आसपास पड़ता है, तो ये सब भी न्यूज में है, इसलिए लाओस। देखो लाओस के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है म्यांमार, नॉर्थ में पड़ता है चाइना, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है वियतनाम, साउथ में कंबोडिया और वेस्ट में थाईलैंड। लाओस एक लैंडलॉक नेशन है। लाओस 5 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। लाओस एक लैंडलॉक नेशन है, ये बात भी रखनी है आपको याद। Laos. It is bordered by Myanmar and China to the northwest, Vietnam to the east, Cambodia to the southeast and Thailand to the west and southwest. Is a landlocked country. तो ठीक है, क्या पता भूला बिसरा सवाल आ जाए लाओस की बॉर्डर से, तो ये बात भी अपने को रखनी है याद। थैंक यू सो मच। कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या।